Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang More's Pharma Academy. तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सिडरी सिस्टम पार्ट 1 जो कि आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट में है आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एज पर टू दी न्यू सिलेबस। तो इस वीडियो लेक्चर या फिर ये चैप्टर का पार्ट 1 है जिसमें हम कवर करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्सिडरी सिस्टम या फिर एक्सिडरी ऑर्गन्स, और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो anatomy and physiology of excretory system. The human excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, a single unpaired urinary bladder, urethra in males and vestibule in female. तो इस स्लाइड में हम डायरेक्टली पहले पॉइंट में जंप करने वाले हैं जिसका नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा किडनीज जो कि 2 है, उसके बाद यूरेटर्स, फिर एक यूरिनरी ब्लैडर्स, यूरेथ्रा इन मेल्स एंड वेस्टिब्यूल इन फीमेल्स। ये जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है या फिर जो वेस्ट एलिमिनेशन सिस्टम है ये एक्चुअली जेंडर स्पेसिफिक सिस्टम है। मेल्स में ये अलग होता है और फीमेल्स में ये अलग होता है पार्शियली, मतलब जो एंड पार्ट रहता है वो अलग रहता है। उसके बाद हम देखने वाले नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहला जो ऑर्गन हम स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है किडनीज। द किडनी आर डार्क रेड बीन शेप अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड, 4 सेंटीमीटर थिक. Kidneys are attached to the dorsal body wall at the level of 12 thoracic to 3rd lumbar vertebrae in the abdominal cavity. They have peritoneal covering only on anterior surface, so they are described as retroperitoneal. The right kidney is slightly lower than in position than the left किडनी। तो जो किडनी का इसमें एनाटॉमी बताया हुआ है या फिर उसकी एक्सटर्नल फीचर्स इसमें बताए हुए हैं। तो किडनीज का कलर डार्क रेड है, उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, उसकी जो ब्रेथ है या फिर विथ जो कि है 5 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस है 4 सेंटीमीटर, और उसकी पोजीशन वो है हमारी 12 थोरैसिक, मतलब जहां से आपकी रिब केज खत्म होती है वहां से लेकर आपके जो पेल्विक गिर्डल है वहां तक इसकी लेंथ है या फिर उसका लोकेशन है जो कि बॉडी के डॉर्सल पार्ट या फिर डॉर्सल साइड जो आपके बॉडी के पिछले पार्ट में प्रेजेंट है। इसका जो कवरिंग है जैसे कि हमने हार्ट के बारे में देखा हुआ था कि हार्ट की जो 3 कवरिंग है वैसे ही किडनीज के भी 3 कवरिंग है या फिर किडनीज का जो एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, इसीलिए हम उसको रेट्रोपेरिटोनियल भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। ये एक्चुअली किडनीज का डायग्राम मैंने आपके लिए रखा हुआ है एक सिंप्लीफिकेशन या फिर एक एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये जो बहुत ही डिटेल्ड इसका रिप्रेजेंटेशन है एनाटॉमी, इसकी लेबलिंग भी है जो हम आने वाले समय में इसी स्लाइड में या फिर इसी वीडियो लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो each kidney is convex on lateral margin and median surface shows a notch called as a hilus. The blood vessels, nerves and the ureter leaves and enter through hilus. उसके बाद हम देखने वाले physiology of kidney. Kidney performs the function of maintaining internal environment constant and delicately balanced, extraction of nitrogenous waste product, adjustment of sodium, potassium and chlorine ions concentration, regulation of acid base balance such that pH of body acids, regulation of composition of blood with respect to salts and water content,
रिमूवल ऑफ फॉरेन पिगमेंट्स एंड ड्रग्स। तो जो किडनी का स्पेसिफिक फंक्शन इसमें हमने बताया हुआ है, तो किडनी का एक वेस्ट ऑर्गन के साथ ही साथ वो एक एडजस्टमेंट, जो आयंस कंसंट्रेशन रहते हैं या फिर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन रहते हैं उसको भी एडजस्ट करता है या फिर उसको भी रेगुलेट करता है। वाटर के लेवल को भी एडजस्ट करता है हमारे बॉडी में। साथ ही साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, उसको भी एलिमिनेट करता है हमारे बॉडी से, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो बॉडी टेम्परेचर रहता है उसको भी मेंटेन करता है वाया ये हमारे जो बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट रहता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो जो बॉडी वाटर या फिर जो ह्यूमन बॉडी में जो वाटर की प्रेजेंस रहती है उसको बहुत कम मात्रा में एक्सक्रीट करते हैं या फिर बाहर निकालते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके। साथ ही साथ ड्रग्स को भी वो एक्सक्रीट करता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड। Each kidney is covered by semi-liquid fatty capsule called adipose capsule. Outer covering of this capsule is made up of thick, tough, fibrous connective tissue called as a tunica fasciica. In LS, the kidney shows two distinct regions within the capsule: outer renal cortex and inner renal medulla. The renal cortex is the outer region of the kidney. Renal medulla, it is lighter in color, divided into numerous pyramidal regions called as renal pyramids. The renal pyramids के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। The each pyramid has a wide base attached to the cortex and the narrow apex directed towards an inner space called as a renal papillae. तो जो इसके पहले वाला जो हमने किडनी का डायग्राम देखा था तो उसके बारे में उसके ऊपर हम फिर से जंप करने वाले हैं। तो जो आपको आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट हमें दिखाई दे रहा है जो कि यूरेटर के पास है जिसको हम बोलते हैं रीनल मेडुला, जो कि एक पिरामिड्स में डिवाइडेड है जिसको हम रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है जो कि मैंने भी बहुत बार फेस की है मैंने मेरे फर्स्ट ईयर में, कि कौन सा पार्ट रीनल कॉर्टेक्स है और कौन सा पार्ट रीनल मेड्यूला है। तो ऐसा पार्ट किडनी का ऐसा एरिया जो कि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके पास में जो पार्ट आता है उसको हम रीनल मेडुला बोलते हैं, और ऐसा पार्ट या फिर ऐसा पार्ट जो कि स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जाता है तो उस पार्ट को हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। The columns of Bertini. The columns of Bertini is the part of cortex continued inside the medulla between pyramids, renal sinus. The large funnel shape of calyx is continued into pelvis situated near the hilus. The ureter is connected to pelvis. The hollow region of kidney is filled with its secretion, the urine in its natural form. The edge of pelvis contains the cup-like extension known as major and minor calyces. Each minor calyx receives the urine from collecting duct and about 1.5 urine is secreted over there. जो कॉलम्स ऑफ बर्टिनी इसके बारे में हम फिर से उस डायग्राम के ऊपर जंप करेंगे। जो आपको ये बीच में स्पेस दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ये ऐसा पार्ट है कॉर्टेक्स का जो कि मेडुला में इंटरफेयर करता है या फिर मेडुला के अंदर पहुंचा है बिटवीन द रीनल पिरामिड्स। और जो आपको एपेक्स दिखाई दे रहे हैं रीनल पिरामिड्स के, मतलब जो पॉइंटेड एरिया है रीनल पिरामिड्स के, उसको हम मेजर कैलिक्स बोलते हैं। बहुत सारे मेजर कैलिक्स आने के बाद रीनल पैपेली बनते हैं या फिर रीनल पेल्विस बनते हैं जो आगे जाके यूरेटर में अपना यूरिन पोर डाउन करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है एक्चुअल एक रियल किडनी का डायग्राम।
तो जो आपको ये व्हाइटिश जो ऑर्गन दिखाई दे रहा है या फिर ऑर्गेनेली दिखाई दे रही है, इसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। जो डार्क कलरेशन या फिर डार्क रेड कलरेशन दिखाई दे रहा है, इसको हम रीनल पिरामिड बोलते हैं, जिसका एपेक्स मिलके, जिसका एपेक्स ज्वाइंट हो रहा है या फिर एडजॉइंट हो रहा है रीनल पेल्विस को, वही रीनल पेल्विस आगे जाके यूरेटर को कनेक्ट हो रहा है। और जो बॉर्डर दिखाई दे रही है लाइट ब्राउन कलर की, उसको हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो कि एक आउटर या फिर आउटर लेयरिंग फॉर्म करता है किडनी की। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, द यूरेटर्स के बारे में हम देखेंगे। अ पेयर ऑफ नैरो डक्ट्स ईच कमिंग अप out the kidney through the hilus and running particularly up to the urinary bladder, into which they open by lateral angle. Each is about 40 centimeter long. They carry urine from kidney to the urinary bladder by peristaltic movement. अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो यूरेटर के बारे में हम देखेंगे। तो यूरेटर एक्चुअली ये एक कनेक्टिंग पाइप है, जो कि जो यूरिन में या फिर जो यूरिनेटेड फॉर्म रहता है किडनी के अंदर, उसको पास आउट करता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरेटर का काम कुछ नहीं रहता, यूरेटर का काम सिर्फ यही है, जो यूरिन फॉर्म हो चुका है किडनी के अंदर, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो उसके बाद हम देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। इट इज अ पियर शेप स्ट्रक्चर हैविंग थिक मस्कुलर वॉल lined by transitional epithelium that allows expansion. It also shows thick layer of smooth muscles known as detrusal muscle. It is a single large muscular bag lying in pelvic cavity. In absence of valve, the oblique course of ureter through the wall of bladder prevent the backflow of urine into the ureter. Bladder stores the urine temporarily and expels it out through the urethra. तो जैसे इस स्लाइड में पहले एक जो मेन पॉइंट मैं आपको इसमें डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि जो जो इसके पहले हमने स्टडी किया हुआ था कि यूरेटर के बारे में। तो यूरेटर में कोई किसी भी प्रकार का वाल्व प्रेजेंट नहीं है जो कि यूरिन के फ्लो को रेगुलेट कर सके। तो इसके वजह से जो बैक फ्लो होना चाहिए था यूरिन का बैक इनटू द किडनी थ्रू यूरेटर, तो वो एक अवॉइड होता है, क्योंकि जो भी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होते हैं तो उसका जो एंगल ऑफ एंटरिंग है वो बहुत ही लैटरल एंगल है, जिसके वजह से यूरिन बैक फ्लो नहीं होता बैक इनटू द किडनी। उसके बाद हम देखने वाले हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा पियर शेप स्ट्रक्चर है या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर या फिर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि यूरिन को टेम्पररी स्टोर करके रखता है। और जब एक मिच्योरेशन की प्रोसेस को हम रेगुलेट करना चाहे या फिर जब एक सिंपैथेटिक या फिर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हमें आता है, तब जाके वो यूरिन पास आउट करता है आपके बॉडी से। तो वो एक टेम्पररी स्टोरेज की तरह काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, its opening is guarded by sphincter muscle called as urethral sphincter. The opening of this sphincter is under the control of voluntary control, result in maturation and emptying of the bladder. In female, the urethra is relatively shorter and opens in the front of vaginal opening known as vestibule. In males, it is longer since it passes through the penis. तो माफ करना मुझे, मैं वो जो लेंथ है वेस्टिब्यूल और जो पेनिस की, उसका मैंने एक छोटा सा एक्सचेंज हो चुका है। तो जो लेंथ है यूरेथ्रा का मेल के अंदर वो एक्चुअली 40 सेंटीमीटर है और फीमेल्स के अंदर वो 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो यूरेथ्रा रहता है इन मेल्स वो थ्रू रन आउट थ्रू पेनिस होता है ताकि वो यूरिन का पास आउट कर सके बॉडी के बाहर, और इन फीमेल्स वो नहीं होता क्योंकि
वो ओपनिंग होता है सीधा वेस्टिब्यूल के अंदर। और यही जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कंट्रोल है वॉलेंट्री कंट्रोल, जो कि एक स्पिंटर मसल्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही जंप करना है तो आप सीधा उस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके उस पॉइंट पे सीधा जा सकते हो ताकि आपका टाइम सेव हो सके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है एक टिपिकल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो आपको जो पाइप्स दिखाई दे रहे हैं जो कि किडनी से बाहर निकल रहे हैं और जो नीचे पियर शेप स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर जो अंदर जा रहे हैं उसको हम यूरेटर्स बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर या फिर जो ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट में या फिर इसके यूरिनरी ब्लैडर के टिप में आपको जो एक नॉच दिखाई दे रही है इसको हम जो स्पिंटर्स बोलते हैं, जो कि आपके वॉलेंट्री मसल्स के कंट्रोल के अंदर है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। दी उसके बाद ये जो सबसे मेन पॉइंट है नेफ्रॉन, सब पॉइंट है मेन। किडनी प्रोड्यूसेस द यूरिन फ्रॉम इट्स माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट कॉल्ड nephrons. Nephrons are structural and functional unit of kidney. तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है और डेफिनेशन है। nephrons are the structural and functional units of kidney. A nephron is essentially coiled duct in which coiling takes place at a definite course. A nephron with its collecting tubule is known as uriniferous tubule. There are about 1 to 1.2 million nephrons in each kidney. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। A nephron is in thin-walled coiled duct lined by the single layer of epithelial cells. Its proximal end is blind, such that has no opening anywhere, while the distal end joins to the collecting tubule. The proximal and distal end of nephron both lies in the cortex region and the loop of Henle, या फिर जो region of middle part which lies in the medulla. The total length of nephron is 30 centimeter and 60 micron in diameter in mammals. The nephrons can be divided into two regions. One is Bowman's capsule and second is the renal tubule. तो नेफ्रॉन के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो जो नेफ्रॉन्स ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब जो नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन एक साथ आने के बाद एक किडनी को राइज करते हैं या फिर बहुत जो किडनीज है वो नेफ्रॉन से बनी हुई है। नेफ्रॉन के एक्चुअली दो पार्ट है। तो सबसे पहला है बोमन्स कैप्सूल और सेकंड है रीनल ट्यूब्यूल। और जब कभी जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, जब नेफ्रॉन और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक साथ ज्वाइंट होते हैं तो उस ज्वाइनिंग को या फिर उस पूरे सिस्टम को हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ईच किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। द बोमन्स कैप्सूल इज द प्रॉक्सिमल blind end of the nephron. Its widest part is double walled and cup shape. The outer layer is called parietal layer and inner layer is called as visceral layer, which continues along the rim of cup. Each layer is formed of squamous epithelium. The space enclosed by the two layers is known as urinary space. It continues with the space of renal tubule which originate to form a Bowman's capsule. Within the cup-shaped space formed by the visceral layer of Bowman's capsule lies in the glomerular network of the blood capillaries known as ग्लोमेरुलस। तो ये एक्चुअली डायग्राम है नेफ्रॉन का। ये जो आपको बल्जिंग एरिया या फिर कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। इसी बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो इकट्ठा होते हैं, जहां पे एक्चुअल जो एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर यूरिन फॉर्मेशन की जो एक्चुअल प्रोसेस है वो बोमन्स कैप्सूल में होती है। तो वो बोमन्स कैप्सूल
यूरिन कहाँ से लाता है या फिर जो ब्लड कहाँ, वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड रहता है उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वही वेस्ट प्रोडक्ट बोमन्स कैप्सूल में डिलीवर होता है वाया ब्लड वेसल्स थ्रू ब्लड। उसके बाद जो आपको कॉइल डक्ट दिखाई दे रहा है जस्ट बिहाइंड द बोमन्स कैप्सूल, इसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीटीबी बोलते हैं। वही जाके आगे लूप ऑफ हेनले एक हेयर पिन टर्न लेते हैं, जो आगे जाके फिर से कॉर्टेक्स रीजन में एंटर हो जाने के बाद फिर से कॉइल लेता है, जिसको हम डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, जो आगे जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को कनेक्ट होता है। और यही जो पूरा सिस्टम है इसको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। A thin branch of renal arteries is the afferent arteriole, which supplies the blood to the glomerulus, while slightly thinner efferent arteriole carries the blood away from the glomerulus. There is an intimate connection between Bowman's capsule and glomerulus. Two together is referred as a renal corpuscles. The renal tubule arises from the base of Bowman's capsule. The connection between this is the neck. Just near the neck, the tubule is highly coiled, and this region is called as a proximal convoluted tubule. उसको हम शॉर्ट फॉर्म में PCTB बोलते हैं. This leads to the U-shaped region of the tubule which enters into the medullary region of the kidney. It takes the hairpin turn and returns to the cortex region of the kidney. The middle tubule is known as loop of Henle. The loop of Henle is also divided into two regions, ascending loop and descending loop. They are not permeable to water. Henle's loop is mainly for concentration of urine. After re-entering into the cortex region of the kidney, it gets coiled again and gives rise to the distal convoluted tubules, जो आगे जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को कनेक्ट होता है, जो कि हम उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेनेली, विच ओपन्स इनटू द कैलिक्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड। तो फिर से हम जो नेफ्रॉन की डायग्राम है उसके ऊपर जंप करेंगे। तो इसके बारे में ये जो कॉइलिंग पार्ट दिखाई दे रहा है, जो कि बोमस कैप्सूल के पास वाला जो कॉइलिंग है उसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जो आगे जाके राइज करता है या फिर कंटिन्यू होता है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो जो पार्ट नीचे जाता है उसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले या फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले बोलते हैं, और जो पार्ट राइज होता है या फिर आगे बढ़ता है फिर से कॉर्टेक्स रीजन में एंटर होता है उसको हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। जब ये नेफ्रॉन का पार्ट या फिर लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स रीजन में एंटर होता है तो वो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल को राइज करता है, मतलब फिर से वो कॉन्वुलेटेड हो जाते हैं, बहुत सारे फोल्डिंग आ जाते हैं, जिसको हम डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, जो आगे जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को ज्वाइन होता है, और वही कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आगे जाके यूरेटर को ज्वाइन होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। PCT shows the cell with brush border formed of microvilli. It is absent in DCT. The entire tubule is embedded with the network of capillaries. The afferent arteriole, which leaves the glomerulus, breaks up into the capillaries, which forms a network all over called as peritubular capillaries. These capillaries join to form a venule which joins together a renal vein. DCT lies close to glomerulus of the same nephron and forms a complex structure known as juxtaglomerulus apparatus. The cells of JG apparatus secretes the enzyme renin, which controls the blood pressure. तो
जो फिर से हम एक यूरिन की जो नेफ्रॉन का डायग्राम है उसके ऊपर हम जंप करेंगे। तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूलेटेड ट्यूब्यूल और बोमन्स कैप्सूल जॉइंट होते हैं कॉर्टेक्स रीजन में, और वो एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम या फिर एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फॉर्म करते हैं, जिसको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus बोलते हैं, जो कि एक रेनिन नाम का एंजाइम रहता है, उसको सिक्रीट करता है या फिर उसको स्टोर करता है, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं फार्माकोलॉजी में। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो सेकेंड मेजर पॉइंट है या फिर टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 में, जिसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सो द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस। जो तो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन उसके 3 स्टेप्स है। तो सबसे पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, और थर्ड नंबर है जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो कि आपके नेफ्रॉन के इसमें होता है। तो सबसे पहला स्टेप हम देखने वाले हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। इट टेक्स प्लेस इन द माल्फिजियन बॉडी। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस जो ग्लोमेरुलस मतलब जो ऐसे ग्रुप ऑफ ब्लड सेल्स जो कि बोमन्स कैप्सूल में एंटर होते हैं, वो पूरा एक सिस्टम या फिर वो पूरा यूनिट को हम माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं या फिर रीनल कॉर्पुसल्स हम उसे बोलते हैं। तो glomerulus and Bowman's capsule act as a filtrating unit. Capillaries of glomerulus are extremely porous or perforated. These pores are 1,000 times more permeable to water and small molecules than other capillaries. Blood cells, plasma proteins, and large fat molecules are unable to filter through these capillaries. The diameter of afferent arteriole is larger than efferent arterioles. Blood enters the glomerulus at the faster rate than the leaving it. तो मैंने ये स्लाइड की शुरुआत में ही बताया हुआ था कि जो बोमन्स कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस मतलब जो ऐसे ब्लड वेसल्स जो कि बोमन्स कैप्सूल के जो कप शेप स्ट्रक्चर है उसमें एंटर होते हैं, तो उस पूरे यूनिट को हम माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं। तो ऐसे जो ब्लड वेसल्स जो कि ग्लोमेरुलस कहलाते हैं, वो बहुत ही पोरस रहते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली परफोरेटेड रहते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल ब्लड वेसल, क्योंकि वही एक जगह है या फिर वही एक यूनिट प्रोसेस है जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके बॉडी में पूरा बन चुका है वहां पे एक्सक्रीट होता है, वहां पे ही जो ब्लड रहता है वहां पे प्यूरिफाई होता है, इसीलिए वो एक्सट्रीमली पोरस और परफोरेटेड रहता है। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, जो डायमीटर जो एफरन जो ब्लड वेसल बोमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर होता है, उस ब्लड वेसल को हम एफरंट आर्टीरियल बोलते हैं, और जो ब्लड वेसल जो बोमन्स कैप्सूल के बाहर चला जाता है इसको हम इफरंट आर्टीरियल बोलते हैं। तो एफरंट आर्टीरियल का डायमीटर ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द इफरंट आर्टीरियल, ताकि जो कप शेप स्ट्रक्चर है बोमन्स कैप्सूल में उसमें एक बेटर प्रेशर बन सके, ताकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में है वो ब्लड वेसल्स के परफोरेशन से या फिर जो स्मॉल स्मॉल होल्स रहते हैं वहां से बाहर निकल सके वाया प्रेशर। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। दिस क्रिएट्स एन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल। इट अलाउज ओनली small molecular weight substance along with water. Bowman's capsule is a double-walled cup-like structure. Outer layer is called as a parietal layer and the inner layer is called as a visceral layer, both lined with the squamous epithelium. Whereas the visceral layer have the special cells known as podocytes. Podocytes are connected to basement membrane by several foot-like processes. The gap between these processes are the filtration slits. तो जो बोमन्स कैप्सूल है जो कप शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करता है, तो उसका जो आउटर कवरिंग है उसको हम पराइटल लेयर बोलते हैं, और जो लेयर पराइटल लेयर के पीछे है उसको हम विसरल लेयर बोलते हैं। वही विसरल लेयर्स में इंटरप्रेटेड है पोडोसाइट। तो पोडोसाइट एक ऐसे स्पेशल सेल से जहां से एक्चुअल फिल्ट्रेशन रहता है, जो ब्लड वेसल्स में से जो वाटर के साथ लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस
बार आ चुके हैं उसको एक परमिशन देता है या फिर उसको एक एंटर करने की जगह देता है ताकि वो जो यूरिनरी स्पेस है वहां पे ऑक्यूपाई हो सके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। The filtrate can reach the urinary space of Bowman's capsule. High pressure of the blood in the glomerular capillaries actually forces out certain substances to get out. About 1/5 of the volume of the blood get filtered, about 125 ml per minute. 180 liters per day of filtrate is formed. This is called as a glomerular filtrate rate GFR. It takes only 4 minutes to entire blood to pass through glomeruli once. The amount of blood passes through glomerulus varies from 650 to 600 per ml per minute, 1200 milliliters. About 99% of filtrate is reabsorbed and 1 to 1.5 liters of urine is formed. The composition of filtrate is more or less similar to that of body fluid, proteins, glucose, amino acid, salt and urea are readily excreted. तो ये जो फिल्ट्रेट है जो कि ये यूरिनरी स्पेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है या फिर ऑक्यूपाई हो चुका है वो रहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। तो एक्चुअली हमारे जो ब्लड का वॉल्यूम है उसका 1/5 पार्ट फिल्टर्ड हो जाता है, मतलब 125 ml इन पर मिनट, जो कि 180 लीटर्स पर डे हो जाता है। तो इतना हम पानी भी नहीं पीते जितने अमाउंट का फिल्ट्रेट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इसके अगर ये ऐसा हुआ तो हमारी पूरी बॉडी या फिर किसी भी इंसान की बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती है। तो इसका जो उपाय है वो है कि जो 99% ऑफ जो फिल्ट्रेट या फिर जो फिल्ट्रेशन फॉर्म्ड हो चुका है, जो लिक्विड फॉर्म हो चुका है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिर्फ 1 to 1.5 मतलब 1 से 1.5 लीटर का यूरिन ही फॉर्म हो जाता है। पूरे 4 मिनट ही लगते हैं हमारे पूरे किडनी को पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए एक बार। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप देखेंगे जिसका नाम है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। बाय कंपेयरिंग द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिल्ट्रेट with the rate of production of urine, we can understand the rate of reabsorption. Hence, 99% of filtrate is reabsorbed. It includes two processes, active transport and the passive transport. The filtrate moves through the renal tubule. It comes in contact with blood found in peritubular capillaries. So, the exchange occurs between blood and filtrate are altered. High threshold substances are completely reabsorbed. Water is reabsorbed by osmosis in PCT, DCT, and descending loop of Henle, except the ascending loop of Henle, which is known as obligatory absorption of water. So, the PCT pumps amino acid, glucose, potassium, chloride, calcium are absorbed by diffusion. The kidney's maximum capacity for reabsorption for the substance is the transport maximum for 45 to 95 milligram per 100 ml of the blood is the normal glucose level. If the level arises about 163 milligram per 100 ml of the blood, then glucose appears in the blood known as diabetes mellitus. तो ये जो सेकेंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो इसमें यह बताया हुआ है कि जो एक्चुअल यूरिन फॉर्मेशन रहता है वो बहुत ही कम रहता है। एक्चुअल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो फॉर्म हो चुका है, जैसे कि 180 लीटर्स पर डे का यूरिन फॉर्म होता है, पर एक्चुअल में होता है सिर्फ 1 से 1.5 लीटर। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो 179 या फिर जो 178 लीटर्स रहता है वो पूरा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि हमारे पूरे यूरिन का 99% रहता है।
तो जो रीएब्जॉर्प्शन रहता है उसके दो स्टेप्स रहते हैं या फिर दो प्रोसेस से किया जाता है। एक रहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एनर्जी का साथ लिया जाता है उस एब्जॉर्प्शन के लिए, और सेकंड रहता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक तो वो ऑस्मोसिस से किया जाता है या फिर डिफ्यूजन से किया जाता है। तो जो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस रहते हैं, मतलब ऐसे जो सब्सटेंस जिसकी हमें सख्त जरूरत है पर किसी ना किसी कारण की वजह से अगर वो एक्सक्रीट हो चुका है यूरिन में या फिर ग्लोमेरुलस से, तो उसको वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है वाया ऑस्मोसिस इन द पीसीटी एंड डीसीटी। जितने अमाउंट का वाटर हमें चाहिए वो उतना रख लेते हैं, और जितने अमाउंट का अगर एक्सेस है उसको हम एक्सक्रीट करते हैं। तो एक्सक्रीशन का या फिर एब्जॉर्प्शन का बहुत सारे एरियाज रहते हैं, तो पूरे जो नेफ्रॉन रहते हैं उसमें पूरा एब्जॉर्प्शन होता है, सिवाय हमारे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, जिसको हम ऑब्लिटरी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दी एकदम जो थर्ड स्टेप है जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। दे मरीली पास सर्टन सब्सटेंसेस pass from the blood to the lumen of tubule. The substances that are routinely excreted are creatinine, potassium, and hydrogen ions. The secretion of hydrogen which takes place in the DCT, जिसको हम distal convoluted tubule भी बोलते हैं, and collecting tubule is important because for homeostatic regulation of blood acidity. Hydrogen ions are actively transported from the tubular cells to the extent necessary to bring down its concentration in the blood to regulation level. तो जो थर्ड स्टेप है सबसे लास्ट वाला प्रोसेस है, इसमें एक्चुअली पोटेशियम को मद्देनजर रखते हुए ही इसको हम ऑकर करते हैं या फिर इसका प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन जो एक्सक्रीट हो चुके रहते हैं, जैसे पोटेशियम और क्लोराइड आयन एक्सक्रीट होते हैं वैसे ही हाइड्रोजन आयंस भी एक्सक्रीट होते हैं हमारे बॉडी से, पर उसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे बॉडी में, इसीलिए वो वापस रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं हमारे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे बॉडी टेम्परेचर या फिर बॉडी एसिडिटी को मेंटेन करता है, जिसको हम होम्योस्टैटिक रेगुलेशन भी बोलते हैं। मतलब जितनी मात्रा में चाहिए उतना लेते हैं और जितनी अगर एक्सेस है उसको एक्सक्रीट हो जाने देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। So, the abnormal substances are found in the blood are secreted in the urine. The antibiotics like penicillin, iodine containing compound are secreted out या फिर excreted out in the urine. मतलब जितने अमाउंट का जो सब्सटेंस या फिर किसी भी अमाउंट के जो सब्सटेंस या फिर कंपाउंड रहते हैं उनको फिर से रीअब्जॉर्ब की जाती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इस स्टेप में, और जो जाता है या जिसकी जरूरत नहीं है फिलहाल उसको एक्सक्रीट किया जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन में। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने आपके लिए ये प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, इसीलिए मैंने इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन या फिर ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर बहुत ही शानदार ब्लॉग्स चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो www.pharmamilestoneblogs.blogspot.com। उसके ऊपर मैंने फार्मास्यूटिक्स के बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉग्स डाले हुए हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। और साथ ही साथ आप मुझे ये सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा लूं जिसके ऊपर मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया वीडियो लेक्चर्स ला सकूं। थैंक यू।